और बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल था कि क्या मौका परस्त राजनीति का भला कर सकते हैं। इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। firstindiannews.com पर अभी आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आपकी राय इसको लेकर क्या है। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं, निर्मल सिंह जी। निर्मल जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी सर, हम बोल रहे थे जी। हेलो जी बताइए। बीजेपी के एक बीजेपी के जो नेताजी हैं उनसे हमको सवाल है जी कि बिहार में जो 14 बागी का टिकट दिया गया बीजेपी के मतलब उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, जी क्या मतलब बागी पे ज्यादा भरोसा है इन लोग को? जी जी क्या अपने नेता पे ज्यादा भरोसा है? जी बिल्कुल निर्मल जी शुक्रिया। पंकज जी, मेरा सवाल बिल्कुल ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसी पर आने वाला था आपको लेकर कि हम लोग का आपने जिक्र किया था। इन हम लोगों में किसको शामिल करते हैं? क्या जो बागी आते हैं उनको अपना बनाकर फिर आपको लगता है कि हम एक परिवार बन गए और उन पर ज्यादा भरोसा है आपको? नहीं देखिए, जो पार्टी में सालों से है उनको छोड़ दिया? नहीं, पहले देखिए जो कॉलर जिन्होंने कहा कि भाई बागी पे भरोसा है या किस पे जिसको टिकट देने जा रहे हैं। देखिए टिकट देने जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में पहली बार किसी ने सवाल किया है कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ये बहुत तय होता है, पारदर्शी बाकायदा इसकी वो है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है ये तय करती है कि टिकट किस, बहुत सारे आधार होते हैं, उन आधारों के ऊपर टिकट दिया जाता है। तो टिकट अभी तो ये पता ही नहीं कि किसको टिकट दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। अभी तो खाली बात इस चीज की है कि उसको पार्टी में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा, इस चीज की बात थी। तो बिहार का ये जिक्र कर रहे थे। हाँ। रामविलास पासवान की कहानी हमने देखी। रामकृपाल यादव की जो खबर है, दिन भर से खबरों में है, रामकृपाल यादव बिहार में कैसे बीजेपी से उनका नाता जुड़ने वाला है, कैसे लालू की बेटे के खिलाफ, मीसा के खिलाफ वो चुनाव लड़ने वाले ये देख रहे हैं। जगदम्बिका पाल है, यूपी में छोड़ चुके हैं कांग्रेस, बीजेपी में उनका स्वागत किया जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर क्या कहोगे? ये हम लोग हो गए, आज बीजेपी परिवार के सदस्य हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ जो लोग आना चाहते हैं, देखिए पार्टी लोकतंत्र पार्टी है। पार्टी में कोई भी आदमी देखिए अपने को लगता है कि साहब ये पार्टी में मैं आना चाहता हूँ, मेरे साथ में पूरा जो है जनता उनके साथ की है, तो देखिए ये मना नहीं कह सकता कि साहब आप हमारी पार्टी में नहीं आएंगे या हमारी पार्टी में बेसिकली ये क्राइटेरिया आने का, तो ये कभी नहीं कह सकता। लोकतंत्र पार्टी में आने का हक है। और जो विचारधारा है, हमने कहा ना भाई हमारी विचारधारा है, हमने यदि उसके आने से अपनी विचारधारा में कोई परिवर्तन किया हो तब तो मानते कि साहब नहीं ठीक है साहब, उनकी विचारधारा हम मान रहे हैं और हमने परिवर्तन कर लिया हो। तो देखिए जो चीजें हैं, कोई आदमी आता है हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तो उसको लेने में क्या पंकज, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। अर्चना जी, पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, सुरेंद्र लांबा जी हमारे साथ इस वक्त बसपा से हैं, ओम सैनी जी हैं। सबका जो चर्चा लब्बो लवाब है कि दल बदल मौका परस्त क्या राजनीति का भला कर सकते हैं। आपकी पार्टी को एक झटका आज मिला है। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका कमेंट। देखिए, मैं समझती हूँ अवसरवादिता है शुद्ध। आप वर्षों तक एक पार्टी के साथ रहें और कहें कि मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पार्टी आपको टिकट दे, आप चुनाव भी लड़ें, और कभी ऐसा अवसर आए कि उस समय ऐसा सामूहिक रूप से निर्णय हो शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से कि उस समय आपके चुनाव लड़ने को उचित नहीं माना जा रहा हो, तो ऐसे समय में आप बगावत करें, तो ये बिल्कुल सत्ता प्राप्ति के लिए लालसा और साथ ही साथ अवसरवादिता है। तो ऐसे लोग फिर निष्ठा की श्रेणी में नहीं आते। और अगर पंकज जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए कि वो हमारी विचारधारा में शामिल हो रहे हैं, तो जो आपकी विचारधारा को कोसा करते थे, जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाने के कारण दूसरी विचारधारा के साथ थे और उसमें रहते हुए सत्ता की भी प्राप्ति की उन्होंने, और सभी सुख सुविधाएं उसके माध्यम से ली और नाम भी उनका हुआ, और जब एक ऐसा अवसर आया कि उनको लगा कि अब इसके साथ नहीं रहना चाहिए और हमें दूसरी पार्टी में चले जाना चाहिए, ऐसे लोगों का स्वागत करना विश्वासघातियों को प्रश्रय देने जैसा। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे आप? अर्चना जी बने रहिए, एक सवाल रहेगा मेरे साथ। देखिए ये जो चीजें हैं कि विश्वासघात और ये जो चीजें हैं कि देखिए पार्टी की कोई आदमी की विचारधारा कोई परमानेंट आपने कोई नहीं कर रखी कि आपने कहा कि साहब ये आदमी तो विचारधारा का वो है तो इसमें रहूंगा। मैंने कहा ना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो इस बार चुनाव लड़ रही है वो राष्ट्र के उस पर लड़ रही है कि भाई जो हालात राष्ट्र के इस टाइम पर हैं उस पर चुनाव लड़ रही है, और हमने अपने मुद्दे बहुत साफ से बताया कि भाई इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस पार्टी में कोई आना चाहता है तो आने में स्वागत किया। आपके यहाँ क्या मना किया है कि आपके यहाँ रेस्ट्रिक्शन है क्या भाई हम दूसरे दलों से आए हुए लोगों को नहीं लेंगे? अर्चना जी, पंकज जी का सवाल है कि क्या कांग्रेस तैयार है कि कांग्रेस तैयार नहीं है जो आएंगे उनको लेने के लिए? अगर कोई बागी बीजेपी का बागी आता है तो कांग्रेस मना करेगी? और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम गुण अवगुण को परखते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। या बाबू सिंह कुशवाहा को भ्रष्टाचार के आरोप में बसपा से निकाला जाता है, उसे अंगीकार करती है भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वादा रखने की बात करती है और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाती है। येदियुरप्पा को पार्टी से निकालती है
और जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो उन्हें टिकट दे करके और उनको पुरस्कृत करती है। तो ये फर्क जनता देखेगी। कांग्रेस ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई भ्रष्ट पाया गया, कोई चारित्रिक रूप से भ्रष्ट पाया गया तो वो चाहे उनका कैबिनेट मंत्री रहा, उसको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा। उनके परिवार को टिकट दे दिया आपने, उनके परिवार को तो टिकट दे दिया आपने, वो जनता ने आपको दिखाया। पंकज जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक मिनट। परिवार का मैं जवाब देती हूँ। आप लोग हमेशा वंशवाद की बात करते रहे, लेकिन वंशवाद को किस प्रकार से प्रश्रय दिया जाता है ये आपके यहाँ सबसे ज्यादा मालूम पड़ता है। और परिवार का सदस्य यदि संलिप्त नहीं है और वो यदि उस जगह के कार्यकर्ता की स्वीकार्यता है, परशुराम मदेना जी अपने प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, उनकी स्वीकार्यता पूरे राजस्थान में वसुंधरा जी जाकर, मेरी बात सुनिए, वहाँ वसुंधरा जी जाती हैं, उनकी बैठक में माता जी को मेरा इस परिवार से संबंध है और राजेंद्र राठौर जाके जेल में उनसे मिलते हैं, तो उन अर्चना चीजों का आपके पास जवाब कुछ नहीं है। पंकज जी ने सवाल कुछ नाम दिए हैं, मलखान सिंह जी की माता का, और चारों में से जनता की, आपने कहा कि जनता की पसंद है, कार्यकर्ता की पसंद है, इतने में से कितने लोगों की हार देखिए ना आप। नहीं तो क्या पोजीशन रही उसकी? सुनिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिनकी संलिप्तता क्राइम में पाई, उन्हें कभी टिकट नहीं दिया। जो कोर्ट कचहरी में उनको कभी टिकट देने का काम नहीं किया। आप अर्चना जी 3 स्टेटों के राज्यों ने दिखाया है कि किस चीज के चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेने का काम करते हैं। तीन राज्यों के चुनाव में दिखाए हैं, तीसरी बार जो है 2 राज्यों में आए और यहाँ से जो है 163 सीटें आई हैं। ये कोई बेसिकली नहीं, मेरी बात सुनिए, ये इसमें आप अपनी वाहवाही मत लीजिए। नहीं वाहवाही नहीं कर रहे हम, जनता की पसंद बता रहे हैं, हम अपनी वाहवाही नहीं बता रहे, हम आपकी विफलता को बता रहे हैं, हम आपकी विफलता को बता रहे हैं, हम वाहवाही नहीं कर रहे, आपकी विफलता को बता रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, उसकी विफलता बताइए मैंने आपको। कुछ करे मिली सफलता है और बड़े बोल इसलिए आपको आ रहे हैं। बड़े बोल नहीं कर रहे हैं हम आपको, हम तो बता रहे हैं जनता ने जो दिया है, जनता ने जो दिया है। अर्चना जी बीएसपी से सुरेंद्र लांबा जी हमारे पास में है। सुरेंद्र जी का दर्द है कि पिछली सरकार में 6 विधायक इनके तोड़ लिए थे आपने। देखिए, वो अपनी स्वेच्छा से आए और पूरी पार्टी ही विलय कर गई, वो एक अलग मुद्दा होता है। आप व्यक्तियों को तोड़े और तोड़ करके जो लोग सत्ता प्राप्ति के लिए लौलुपता के साथ आ रहे हैं उनको आप ले रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनको ले रहे हैं। उनको मंत्री पद दिया आपने सबको, किसी को भी बिना कोई रखा गया आपने बाहर उसको। पूरी पार्टी का ही विलय कर रहे थे, हम उनके पास नहीं गए। उन्होंने स्वेच्छा से चाहा था कि बसपा में हमें अच्छी स्थिति महसूस नहीं होती, इसलिए हम कांग्रेस विचारधारा में विलय होना चाहते, पूरी पार्टी के तहत। हर मुद्दे का अपना एक महत्व और उसकी अपनी जो स्थिति होती है वो अलग होती है। लेकिन आपकी स्थिति है कि आप उन लोगों को लेना चाहते हैं जो विश्वासघात के रूप में प्रचलित हो चुके हैं, जिन्हें हमारी पार्टी है या अन्य पार्टी में जब तक सब कुछ मिलता रहा तब तक वहाँ सुरक्षित थे, और जब वहाँ कुछ नहीं मिलता है तो आप उनको गले लगा करके अगर इसको अपनी उपलब्धि समझते हैं तो मैं समझती हूँ। अर्चना जी, हम तो पहले लेकर के जाकर के जनता के सामने जा रहे हैं। आपने तो जनता ने जो दिया था, जनता के साथ धोखा किया कि उनको जनता ने जिताया था उसकी टिकट के ऊपर, और आपने उनको मंत्री पद का लोलुपता देकर के, उनको मंत्री पद देकर के, और आपने लिए चीजें। ये तो आप बताइए। हमने तो पहले लेकर के जा रहे हैं जनता के सामने कि भाई हम ये कर रहे हैं, आप निर्णय करिए इसके ऊपर। जी, आप लोगों की समझ का यही फेर है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जनता भी को जा रहे हैं, आप बाद में लीजिए इनको। और आप ऐसे व्यक्ति को जो आपकी पार्टी के साथ विश्वासघात करे, भ्रष्टाचार करे, उस व्यक्ति को सिर्फ सत्ता में भागीदारी बढ़ाने के रूप में देखते हैं, वापस शामिल करते हैं, तो आपकी उस विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह लगता है, जिस विचारधारा के दंभ पर आप राजनीति में अर्चना जी, ये आप भारतीय न्याय प्रणाली पे उठा रही है, प्रश्न चिन्ह उठा रही है। उनको कोर्ट ने बरी किया है। किसको कोर्ट ने बरी किया है? येदियुरप्पा जी को, जिनकी बात कर रही है। बरी नहीं हुए अभी कोई बरी नहीं हुई, उनको कोई क्लीन चिट। रेस्ट्रिक्शन है क्या टिकट पे? रेस्ट्रिक्शन है क्या बरी नहीं हुए तो? रेस्ट्रिक्शन है क्या टिकट पे? टिकट दिया है मैडम, सुनिए मेरी बात। अर्चना जी टिकट दिया है, टिकट पे अभी जो अभी आप ही के टाइम पे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी उनके ऊपर एलिगेशन है पूरी तरीके से। एलिगेशन है, एलिगेशन के बाद में जो है देखिए आडवाणी जी को भी दरकिनार करेंगे क्या? चलिए मुझे तो छोड़ दीजिए। अर्चना जी, ओम शर्मा जी हमारे पास। अर्चना जी मैं रोकूंगा आपको, ओम शर्मा जी हमारे साथ है। ओम शर्मा जी, ओम सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आरोप प्रत्यारोप आपस में हो रहे हैं बीजेपी कांग्रेस में, बसपा हमारे साथ बीच में मौजूद है, लेकिन क्या लगता है कि पूरी राजनीतिक स्थिति ये है? देखिए, कुल मिला के लगता यह है कि ये सारा सिलसिला लिप्सा के साथ में जुड़ा हुआ है। दोनों पार्टियों में लोग अपने अपने गठजोड़ के साथ में इधर उधर शामिल होना चाहते हैं। अब दोनों स्पोक्स पर्सन हैं, जो उधर से बोल रहे हैं इधर से बोल रहे हैं, एक दूसरे की अपने अपनी तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अंतर विरोध है। अगर अर्चना जी कह रही हैं कि जो पिछले 3 लोगों को जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे जो कुछ किया, मलखान जी की अम्मा को दिया और मदेरना जी के पुत्र वधू को दिया, और इस तरीके से जो किया नागर के अपने रिश्तेदारों को दिया, तो वो भी एक गलत बात थी। और जिस तरीके से इन्होंने
इन्होंने ये जो कर रहे हैं ये भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दोनों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। दो एक कह रहे हैं कि साहब हमारे पास में 163 आ गए इसलिए सब कुछ वाजिब है। ये नहीं कहा, आपने फरमाया नहीं उनकी बात का कहा। उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने कहा कि आपने पहले लेकर के जो दिया, मैंने कहा देखिए जनता का मत था, हमारा मत नहीं था कि हमको वहां से लेके आए, ये जनता का मत था कि भाई आपकी जो सीटें, हमने ये नहीं कहा कि इस कारण से हम आ गए, ये है ये जनता, ये देखिए जनता देती है, जनता का जो मत होता है, जनता ने जो चीज दी है वो जनता के हिसाब से है। देखिए जनता तो पहले आपसे दिशा चाहती है, लेकिन आप जनता को गुमराह करने के रास्ते पे चल रहे हैं सारे राजनीतिक दल। अब आप जनता के लिए एक आइडियल नहीं है, जनता के सामने मैनिपुलेट करते हैं और उसके साथ में आप चाहते हैं कि आप हर बात पे आप जनता की मोहर कहते हैं। आप अगर विजयी हो गए तो कहते जनता ने कह दिया। मैं लौटूंगा, ब्रेक का वक्त हो रहा है। अर्चना जी शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को यहाँ हम एक अपडेट देते हैं कि करौली धौलपुर के जो सांसद हैं खिलाड़ी लाल बेरवा, उनके खिलाफ स्थानीय 5 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। उनके टिकट को लेकर बगावत कर रहे हैं। उनके खिलाफ टिकट की बात है कि उनको टिकट ना दिया जाए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। जनता के प्रति इनका कोई वो अभाव है नहीं, सीटें निकालने के लिए बागी नेताओं को साथ में शामिल के कर लेते हैं। सब ये राजनीतिक खेल है। आम आदमी बागी को यूँ सुनता है, अगर यूँ लगता है कि सीट निकाल सकता है वो कैंडिडेट और उसको टिकट दे देता है। जनता के तो बिल्कुल होने का सवाल ही नहीं है। जब ये अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहे हैं कि आज उनके पीछे विश्वास पे चल रहे हैं, उनकी बजाय वो दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, समझौता कर रहे हैं उनसे, ये जनता के बिल्कुल कहाँ से होंगे, अपने घर के ही नहीं हो सकते। ये थे आरएलडी की सदस्यता लेने के बाद अमर सिंह और जयप्रदा। इस बीच आज हमारा सवाल था कि क्या मौका परस्त राजनीति का भला कर सकते हैं। 40% दर्शकों की राय है हाँ, जबकि 60% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। और इस वक्त चूरू से एक कॉलर हमारे साथ इमरान खोकर साहब जुड़े हुए हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, जी इमरान जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं ये कह रहा था सर कि मेरा सवाल ये था कि आपने अभी ये कहा कि बागी मौका प्रस्त होते हैं। बिल्कुल मैं इस बात से सहमति रखता हूँ कि जो बागी होते हैं वो बिल्कुल मौका प्रस्त होते हैं, क्योंकि सभी को सत्ता चाहिए और सत्ता की भूख उनके अंदर है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा उन बागियों से कि आप राजस्थान के अंदर एक चीज सीखिए, जो अभी के चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़, आप उनसे सीखिए, काम करने का तरीका देखिए उनका। मैं चूरू का हूं और उनसे जुड़ा हुआ हूं। उनका तरीका इतना जबरदस्त है कि सारे जितने भी, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। जी इमरान जी बिल्कुल, आपका पहला सवाल काफी महत्वपूर्ण था। ओम सैनी जी मैं आपके पास लौटूंगा। अमर सिंह जी का सुना हमने, उनका जिक्र किया, बात आई मौका परस्ती की। लोग इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखते, वो कहते हैं कि कथनी और करनी में मैं फ़र्क नहीं करता। लेकिन आरएलडी की सदस्यता के बाद और ये पूरी तस्वीर अभी हिंदुस्तान में लग रही है, क्या राजनेताओं की सच में कथनी करनी एक होती है? ये कहीं ये गलतफहमी हमें कैसे हो सकती है कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। राजनेताओं की यस एक ज़माना था, सन 70 से पहले हिंदुस्तान के जितने भी राजनीतिक दल थे उनके साथ में जुड़ाव में जो वो बोलते थे उनको समझा जाता था कि हाँ ये जो कह रहे हैं उसका अर्थ है। लेकिन अब तो भाषा का कोई अर्थ नहीं है। आज वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, कल वो कांग्रेस की बोल देंगे, परसों बसपा की बोल देंगे। जैसे अमर सिंह जी मिसाल है हमारे सामने भंवरलाल जी की। भंवरलाल जी कहते हैं कि कांग्रेस के सभी पद उन्होंने छोड़ दिए, प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ी, विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया, विधानसभा अध्यक्ष नहीं मिले। क्या माना जाए, इसको दबाव बना रहे हैं? क्या सूरत हाल है? मतलब नहीं, देखिए उनका इतिहास देख लीजिए, वो इसी तरीके के दबाव की राजनीति करते रहे। भैरव सिंह जी पे दबाव बनाया उन्होंने, भैरव सिंह जी के विधायकों के 26 विधायकों को अलग ले जाकर के उनको अपदस्थ करने की चेष्टा की थी उन्होंने। ये सब जानते हैं, ये कांग्रेस भी जानती है। उसके बावजूद उन्हें पुनः कांग्रेस में लेकर के स्थापित किया और आज वो जातिवादी राजनीति का स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहे हैं कि मैं परशुराम का पुत्र हूँ और अगर मुझे ऐसे नहीं किया गया तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा। तो ये इस तरह की बार्गेनिंग, ये राजनेता और राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि विचारधारा के स्थान पर आप जाति समूह से आप बार्गेन कर रहे हैं और सौदेबाजी कर रहे हैं। तो भंवरलाल जी शर्मा तो मुझे समझ में नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी अगर उनको अपने यहाँ रखती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राष्ट्र का सुरेंद्र जी, मैं एक हाइपोथेटिकल मतलब सोच रखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भंवरलाल जी अगर बसपा को अप्रोच करें तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। नहीं, हाइपोथेटिकल बात नहीं, वो देखिए पार्टी का डिसीजन है। हम कोई इतने बड़े नेता नहीं है कि हम कोई वो पार्टी। अच्छा, आप क्या बड़े और छोटे नेता होते हैं क्या? पार्टी का कमिटमेंट कुछ नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए क्या बसपा की विचारधारा इसको अलाउ करेगी? राजेंद्र गुढ़ा को अलाउ कर रही है,
सुना है कि राजकुमार शर्मा भी आपके पास आ रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी में रहे थे, वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे। मुझे नहीं लगता कि भंवरलाल जी के लिए बसपा तैयार हो। भंवरलाल जी के कई पार्टियों की विचारधारा बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा अनुभव है उनको। नहीं बिल्कुल, लोकदल है, जनता दल है, कोई आई नहीं है, न उन्होंने भी ऐसी कोई बात कही नहीं है। पंकज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी स्वागत करेगी? नहीं, देखिए बीजेपी ना तो स्वागत करती है ना, देखिए बीजेपी का इसका कोई वो नहीं है कि बीजेपी में मुझे पहली चीज नहीं, देखिए बताऊं आपको, नहीं हाँ या ना नहीं मैं बताता हूँ। देखिए नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सीधी सी बात कही, यदि हमारी विचारधारा मानने को तैयार हैं, हमारी विचारधारा के तहत रहने को तैयार हैं, जिस तरीके का हमारी पार्टी की विचारधारा है उसमें यदि आना चाहते हैं तो कोई भी आए ना, देखिए आने में ये, लेकिन बात सीधी सी है कि हमारे यहाँ का अनुशासन, कोई मैं कह रहा हूँ आपको, हमारा यहाँ का अनुशासन, देखिए आज उन्होंने कहा कि भाई वहाँ जो उन्होंने बात की, हमारे यहाँ का अनुशासन, हमारे यहाँ जो कार्य पद्धति है, हमारे यहाँ का जो चीजें है उसको यदि पसंद हो, इन चीजों के ऊपर आना चाहती हैं कि हम इन चीजों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरीके से लड़ेंगे। हमने कोई उनको प्रलोभन नहीं दिया, हम कोई उनके पास नहीं गए, ना हमने कोई ये कहा कि भाई आपको है, और वो आना चाहे तो देखिए स्वागत है। कोई आदमी आता है पार्टी में, चुके हैं बीजेपी में पहले नहीं पार्टी में आए ना, देखिए मैं कह रहा हूं आपको, पार्टी में यदि आना चाहें तो पार्टी में आ सकते हैं। अब आकर के सदस्यता लेना चाहें और पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहें, कौन सी मना है? नहीं, लड़ना है नहीं लड़ना है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि आपको चुनाव लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे। ये तो हर एक कार्यकर्ता कह सकता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, लेकिन आपको टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। क्या जो पंकज जी कह रहे हैं सच में संसदीय बोर्ड से ही सब कुछ तय होता है, या फिर पहले तय हो जाता है, बाद में संसदीय बोर्ड जो औपचारिकता है वो पूरी करता है? ये जो कानाफूसी की राजनीति होती है दल में शामिल होने से पहले, वही फाइनल होती है और संसदीय बोर्ड उस पर मोहर लगाता है, क्योंकि जैसा फरमा रहे हैं कि इनके लिए राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है और अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो राष्ट्र के लिए हो रहे हैं। तो राष्ट्र का मतलब है कि नमो के लिए इलेक्शन हो रहा है, नमो को किसी तरीके से भी प्रधानमंत्री का पद हासिल होना चाहिए। तो अगर भंवरलाल जी शर्मा उसमें मददगार हो सकते हैं तो मुझे लगता ही है कि उसको तत्काल नहीं देखिए ओम जी, मैं आपको बहुत सीधे बताता हूं आपको ओम जी, मैं बताता हूं आपको, इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं आपको कि पिछले 10 दिन से आप देखिए कि आर्थिक जगत में जो बेसिकली वर्ल्ड का जो पैसा है हमारे देश के थोड़े नहीं लगा रहे। आप एक सोच रहे हो हमारे देश के लोग पैसा लगा रहे हैं या नमू जी का पैसा लग रहा है या देश का लग रहा है, देश के प्रत्येक दुनिया का पैसा जो है एफआई, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मेरी बात सुन लीजिए, औद्योगिक घराने नहीं, एफआई का पैसा लग रहा है। 1 लाख करोड़ रुपया एफआई का पिछले 7 दिनों में आया है। ये हम नहीं कह रहे, देखिए ये विदेश कह रहा है। पंकज जी दर्शक इतने समझदार नहीं, उनको सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या संभव है दल बदल, इससे दल बदल का क्या लेना देना? हमने कहा देखिए लोगों को जो विश्वास है, लोगों को ये विश्वास है कि यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं देश का, तो देश जो है चौमुखी विकास करेगा, चाहे आंतरिक। मुझे दिल्ली जाना है लेकिन भोपाल होकर नहीं, सीधा जाना है मुझे। आप ये बताइए भंवरलाल जी को टिकट देंगे? किसको? भंवरलाल जी को? नहीं हमने कहा ना टिकट का तो हम किसी को भी आदमी को नहीं कह रहे टिकट का। तो आप देखिए कि जब हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जब उन्हीं का फाइनल नहीं है, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड तय करेगी वो मुझे मान्य होगा, माननीय लालजी टंडन ने कहा, तो बेसिकली भंवरलाल जी कौन से बड़े नेता हैं? अश्विनी जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जोशी जी जब से यहाँ बैठे हैं चर्चा में, वो एक ही बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं और इनकी पार्टी भी पूरे देश में एक ढिंडोरा पीट रही है, राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रथम है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने इस देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष की संज्ञा दी है, तो मैं पूछना चाहता हूं आप राष्ट्रवादिता की डेफिनेशन तो बताओ, आपकी नजर में राष्ट्रवादिता क्या है? नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में क्या हालात रहे? क्या इस देश में हालात रहे? गुजरात के हालात की बात कर रहे हो आप? गुजरात बेसिकली वर्ल्ड के अंदर फेमस है। नहीं आप गएंगे गुजरात? बिल्कुल गुजरात गएंगे, कब गए गुजरात? गुजरात की हालत, दलितों की जमीनों पर कब्जे, इतने बुरे तरीके से कब्जे हैं कि वहाँ के लोग कितने पीड़ित है। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने ये भी कब्जे नहीं गुजरात में नहीं, आपने पार्टी का राष्ट्रीय हित भी नहीं निभाया कि आपने एक कम से कम एफआईआर तो लॉन्च करा देते। अरे आप देखिए हमने प्रदेश का, अरे देखिए सुरेंद्र जी, हमने प्रदेश का हित निभाया। पिछली बार हमने जो है ब्लैक पेपर निकाला, हम लोगों ने लोगों को बताया। सुरेंद्र जी, पंकज जी गुजरात नहीं जाना, सुरेंद्र जी पंकज जी हमें गुजरात नहीं जाना, हम राजस्थान की बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं। बीजेपी कांग्रेस, दरअसल राजस्थान की बता दूं मैं, बीजेपी और कांग्रेस एक गेम खेलते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस देश और प्रदेश के लोग जाति और धर्म के नाम से आपस में लड़ते रहे, और मुख्य मुद्दा है आम जन को रोटी कपड़ा और मकान मिले, जो इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था। इन्होंने आजादी के 65 साल बाद ये सपना कभी पूरा नहीं होने दिया, और यही हालात रहे तो ये लोग नहीं होने देंगे। इस देश को आज एक जरूरत है, तो इस देश में सर्व समाज की बात करने वाली,
दलित नेता बहन कुमारी मायावती जी की जरूरत है। और हम ये लोग कह रहे हैं गुजरात में आपने किया, गुजरात में हमें मौका नहीं मिला, हमें मौका मिला है 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। वहां के लोगों को आज जाके पूछिए, वहां के आप कह रहे हो अपर कास्ट की बात कर रहे थे, पिछली बार पार्टी के कैंपेन में व्यापारी लोग यूपी से फिर आप पार्टी के कैंपेन पे आ गए। आपका शासन था, कितने वाल्मीकि लोग आए? आम आदमी आज जाके पूछिए कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को किस हद तक पसंद करता है। नहीं, पिछले चुनाव हारे हैं आप भाई। जी बिल्कुल पंकज जी, मैं फिर आपका रुख करूंगा। ये तो खैर मायावती और बसपा का कैंपेन कर रहे हैं और आप नमूना का राग ले रहे हैं और बिल्कुल उसी कैंपेन पे आप चल रहे हैं। अब ओम सैनी जी, फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये तस्वीर बदली जानी चाहिए, क्या सूरत हाल बदला जाना चाहिए, क्या राजनीति में मौका परस्तों को जो दल हैं उनको दूर रखना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के लिए ये एक आखिरी मौका है। आप पार्टी ने जिस तरीके से इन हिपोक्रेसीज को एक्सपोज किया और जिस तरीके से इनको काफ़ी कुछ बदलने के लिए मजबूर किया, हालांकि वो आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लेकिन इनको फिर से अपने अनुशासन पर, अपनी प्रतिबद्धता पर, अपने मास ऑर्गेनाइजेशंस पे यकीन करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए, जातिवाद से, संप्रदायवाद के घेरे से बाहर निकलना चाहिए, तभी इस देश का भला हो सकता है। न नरेंद्र मोदी कर सकते, न कोई राहुल गांधी कर सकते, न केजरीवाल कर सकता। जब तक इन सब चीज़ों से बाहर निकल करके एक दल के रूप में, प्रतिबद्ध दल के रूप में, अनुशासित दल के रूप में जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, जातिवाद को रद्द नहीं करेंगे, संप्रदायवाद को रद्द नहीं करेंगे, तब तक इस देश में भला नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात है। हम हमारे सभी खास मेहमानों का इस शानदार चर्चा के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। चलते चलते आप देखिए खूबसूरत गीत। बिग फाइट लाइव में आज इतना ही। नमस्कार।